बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो है इमोशनल हेल्थ। देखिए, अगर कोई साहब घर से सवेरे निकलते हैं और निकलते वक्त वो बहुत परेशान होकर अपने घर से निकलते हैं और वो सारा दिन उस परेशानी को अपने साथ कैरी करते हैं, मसलन वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या वो अपने ऑफिस में जाते हैं या अपने ग्राहकों के साथ अगर वो दुकान पर काम करते हैं लड़ झगड़ पड़ते हैं या अपने बच्चों के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, तो इसका मतलब उनकी इमोशनल हेल्थ का इशू है। इमोशनल हेल्थ का हम सब लोगों का कहीं ना कहीं इशू होता है और इसके लिए इमोशनल हेल्थ की कोचिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हमें ज़रूर करानी चाहिए अपनी। होता ही है कि आप सुबह से लेकर रात गए तक किसी न किसी हवाले से अपने इमोशंस को ना ओन कर रहे होते हैं ना मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि मैनेज तो अब तभी करेंगे जब आप उन्हें ओन करेंगे। आप चूँकि उन्हें ओन नहीं करते तो फिर आप उसे किसी न किसी चीज़ का नाम लेकर आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बड़ी आम ये बात देखने को मिलती है कि जब लोग कहते हैं कि एक तो मेरा पहले दिमाग ख़राब है, अक्सर ये लोग जब घरों में तशरीफ़ लाते हैं तो मर्द हज़रात ये कहते सुनाई देते हैं कि एक तो मेरा पहले दिमाग ख़राब है, ऊपर से तुमने ये वाली बात कह दी। इस तरह घर में बैठी ख़ातीन जब बच्चे उनके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं या बोलते हैं या कोई बात करते हैं तो ख़ातीन भी उन बच्चों को साथ ये बात करते दिखाई देती हैं कि एक तो मेरा पहले से दिमाग काम नहीं कर रहा और ऊपर से तुमने ये शोर मचा रखा है, तुमने ये बात कर दी। एक तो तुम्हारे बाप ने मेरे दिमाग को ख़राब कर रखा है, ऊपर से तुमने आकर मेरे साथ, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो मैका मैका ना रहा, मेरे तो भाई अब मेरे साथ नहीं होते, वहाँ भी मैं नहीं जा सकती। इस तरह के सारे मामला जब एक खातून बैठी सोच रही होती हैं, एक साहब बैठे सोच रहे होते हैं, तो बुनियादी तौर पर इन सब का कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ का इशू होता है। इमोशनल हेल्थ को जब तक आप मानेंगे नहीं कि वाकई इमोशनली भी हमें हेल्दी होना चाहिए, तब तक ज़ाहिर है आप उसके इलाज की तरफ नहीं जाएंगे। उसको आप चूँकि आप समझते नहीं है कि वो एक बीमारी है, आप उसको उस तरह से नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत से तजुर्बात भी किए, बड़ी तहकीक भी इसके ऊपर हुई। बल्कि मुझे याद है कि अमेरिका में ये एक साहब ने इसके ऊपर तहकीक की कि 10 माह के बच्चे को लेकर 3 साल तक उस बच्चे को मुकम्मल तौर पर, एक बच्चा नहीं, 2, 4, 8, 15 बच्चे थे, उन्हें 10 माह से लेकर 3 माह तक उनके इमोशनल मैनेजमेंट वाले इश्यूज़ को देखा कि वो इमोशनली कैसे हैंडल हो रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से और वो चीज़ों को इमोशनली देख कैसे रहे हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि जिनके वालिदैन चीखते चिल्लाते कम थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बेहतर थी, उनके बच्चों के यहाँ इमोशनल मैनेजमेंट बहुत बेहतर थी, वो इमोशनली ज़्यादा हेल्दी थे। वो चीख चिल्लाने पड़ते थे, जो कि उनके इर्द गिर्द चीखने चिल्लाने वाले लोग नहीं थे। वो जब एक दूसरे से बात करते थे तो बड़े सलीके से बात करते थे, तो बच्चों के दरमियान भी वो सलीका आया, यानी बहन भाई भी फिर आपस में नहीं लड़ते थे, जो कि वो माँ बाप को लड़ता हुआ नहीं देखते थे। बहन भाई भी आपस में बैठ के बात एक दूसरे की सुनते थे, जो कि वो अपने माँ बाप को देखते थे कि वो एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। जब माँ बाप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो या वो कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उनके बच्चे भी एक दूसरे की बात सुन रहे होंगे। आपका बच्चा अगर स्कूल में जाकर टीचर कहते हैं ये सुनता नहीं है, ये समझता नहीं है, तो ये बच्चे का उसमें कसूर नहीं है। वालिदैन को या जिस मुआशरे में वो रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं, वहाँ समझने की ज़रूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो वालिद हों, वालदा हों, वो दादा दादी हों, वो नाना नानी हों, इन सब के बुनियादी तौर पर जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं वो फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे होते हैं। ये बात बार बार अपने दिल को लगा के बैठे होते हैं। जब आप दिल को बात लगा के बैठते हैं तो इसका मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ का इशू है। और जब आप इस बात को समझेंगे तो यकीनन फिर आप इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ, हमने तो खैर एक चेकलिस्ट बनाई हुई है जिसके ज़रिए अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी इमोशनल हेल्थ के कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर एक असेसमेंट होती है जिसमें से आपको गुजारा जाता है। लेकिन आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि आप अपने बच्चों की इमोशनल हेल्थ कोचिंग के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप किसी के पास नहीं जा सकते या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपने ही ख़ानदान में उन जोड़ों को देखें जो पुरसकून रहते हैं, अपने ही ख़ानदान में उन किरदारों को देखें जो अमन के साथ रहते हैं, अपने ख़ानदान में, अपने मुआशरे में, अपने ऑफिस में, अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखने की कोशिश करिए जिनकी ज़िंदगी में आपको बेरौनकी कम नज़र आती है और रौनक ज़्यादा नज़र आती है, जिनके आपको अमन ज़्यादा नज़र आता है, जिनके लबो लहजे में आपको तलखियाँ नज़र नहीं आती। उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए, उन लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दीजिए। यकीन कीजिए जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप इमोशनली हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इमोशनली हेल्दी लोगों के साथ रहकर ही इमोशनली हेल्दी हुआ जा सकता है। और सबसे आखिर में सबसे अहम बात कि जिसका अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ता मजबूत होगा,
वो इमोशनली हेल्दी होगा। जिसका अपने रब के साथ राब्ता मजबूत होगा वो यकीनन इमोशनली हेल्दी होगा। तो इन बड़ी हस्तियों के साथ राब्ते की सूरत में भी आप अपने इमोशंस को बड़ी आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इख्तलाफ राय का हक आप रखते हैं, बस ज़रा तर्ज़ इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।